प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय। आज के प्राणिशास्त्र व्याख्यान में हम गैस्ट्रोला का ही अगला भाग मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स पर चर्चा करेंगे। ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते क्या हैं? ये ब्लास्टोमियाज है, उनकी गति होती है एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रूण के अंदर। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियस फ्रॉम वन प्लेस ऑफ एम्ब्रियो टू अनदर टू स्टैब्लिश अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और ऑर्गन। ये जो अपना स्थान दूसरी जगह जाकर जहाँ स्थापित होते हैं, वहाँ पर जाकर ये कोई ना कोई नई संरचना या कोई अंग बनाते हैं। इसे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट या फॉर्मेटिव मूवमेंट कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिबॉली या अध्यारोहण या अध्यारोहिणी गतियाँ, और दूसरा होता है एम्बोली, अंतरारोहण या अंतरारोहणी गतिविधियाँ। एपिबॉली शब्द का ग्रीक भाषा में अर्थ है थ्रोइंग आउट या एक्सटेंडिंग अपॉन, बाहर फेंकना या किसी सतह के ऊपर अपने आप को फैलाना। ये एपिबॉली का ग्रीक भाषा का अर्थ है। यहाँ पर ब्लास्टोमियस का मूवमेंट होता है, वो जो भी फ्री सतह होती है उसके ऊपर ये फैलते चले जाते हैं, और जिस तरह एक एनवेलप की तरह ये उसके चारों तरफ फैल जाते हैं। डायग्राम में भी ABC करके मैंने दर्शाया है कि किस प्रकार ये एपिबॉली मूवमेंट नीचे की ओर होकर ये ब्लास्टोमियस नीचे की ओर अपने को फैलते हुए दिख रहे हैं। कोरक की संभावी एक्टोडर्मल ब्लास्टोमियस में पाई जाती है। ये कोशिकाएं चपटी होने के कारण तथा विभाजन की वृत्ति होने के कारण भ्रूण के चारों तरफ फैल जाती है और गति करती है। इसे अपन अध्यारोहण या एपिबॉली कहते हैं। खास तौर से टेनोफर्स, एनिलिड्स और मॉलस्का और कुछ मछलियों में एक नई एपिबॉली की कुछ हटकर गतियाँ होती है, जिसे अपन एपिऑक्सिस कहते हैं। इसके अंदर जो हाइलिन मेम्ब्रेन होती है वो अनुपस्थित होने के कारण से ये जो मूवमेंट होता है एनवेलप करने वाला, ये चारों तरफ फैलने वाला, ये एक दूसरी कोशिकाओं पर पाए जाने वाले पदार्थ, जिसे हमने इंटरसेलुलर एडिशन कहा है, उनके मूवमेंट के कारण ये होती है। और ये विशेष प्रकार की एपिबॉली है, जो कि जैसा पूर्व में बताया टेनोफर्स, एनिलिड्स, मोलस्का और कुछ मछलियों में पाई जाती है। दूसरा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो बताया एम्बोली, अंतरारोहण या अंतरारोहिणी गतियाँ। इसका अर्थ होता है शीट फोल्डिंग या इनवेजिनेशन, अंदर की ओर धंसना। यहाँ पर जिस तरह एपिबॉली में था उसका बिल्कुल विपरीत गति होती है, जिसके अंदर ये सारी कोशिकाएं एक शीट नुमा आकृति से अंदर की ओर धंसती है, एक लेयर के नीचे से। ये जो मूवमेंट होता है, गति होती है, ये आगे चलकर इन द्वारा निर्मित एंडोडर्म और मीजोडर्म भ्रूण के अंदर बनाए जाते हैं। ये कोशिकाएं भ्रूण की बाहरी सतह से भीतर की तरफ विकासशील भ्रूण के अग्र पश्च अक्ष पर अंतर्गमन करती है। ये जन्मजात गुण है। भ्रूणीय विकास के दौरान विभिन्न प्राणियों में एम्बोली मूवमेंट विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, जो निम्न है। ये 7 प्रकार के एम्बोली मूवमेंट्स होते हैं। इन्वेजिनेशन पहला, अंतर्वलन। दूसरा इन्वोल्यूशन, अंतरावेशन। तीसरा कन्वर्जेंस,
अभिसरण, चौथा पॉली इन्वेजिनेशन, बहु अंतर्विलयन, पांचवा डाइवर्जन अपसरण, सातवां डीलैमिनेशन विस्तरण और सातवां एक्सटेंशन प्रसरण। ये जो सातों मैंने बताए हैं, इसके अगले व्याख्यान में इनका एक एक ये क्या होता है इसका चित्र बनाकर और इसका उदाहरण देकर अपन अच्छी तरह से समझेंगे। इसके बाद में अपना आता है दूसरा टॉपिक कि ये जो जर्म लेयर्स होती हैं, जनन स्तर, इनका आगे चलकर क्या हश्र होता है, फेट ऑफ जर्म लेयर्स। हमने गैस्ट्रुलेशन की परिभाषा बहुत आसान शब्दों में कहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू गैस्ट्रुला। ब्लास्टोसिस्ट का परिवर्तन गैस्ट्रुला में होला, गैस्ट्रुला भुवन कहलाता है। इनर सेल मास के विभेदन से यह तीन परतें बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों परतें किससे बन रही है? इनर सेल मास जो था उसके द्वारा ये तीनों बन रही है। ईच ऑफ दिस जर्म लेयर्स फॉर्म अ स्पेसिफिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। गैस्ट्रुला के दौरान में आर्कियन कैविटी का निर्माण होता है। ब्लास्टुला के अंदर हमने देखा ब्लास्टोसील का होता है, यहाँ पर ब्लास्टोसील धीरे धीरे अवशोषित होती चली जाएगी और आर्केंट्रॉन कैविटी जो आगे चलकर गट बनने वाली है, वो आर्केंट्रॉन कैविटी इस गैस्ट्रुला अवस्था के अंदर पाई जाती है और ये आश्रित होती है एंडोडर्म द्वारा, और बाहर ये जहाँ से खुलती है उस छिद्र को ब्लास्टोपोर कहते हैं। कोशिकाएं गति करती है, इन्हें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं। इस गति के कारण भ्रूण की नई आकृति व आकारिकी विकसित होती है। अब ये जो तीनों जर्म लेयर है, जिनको अपन ने एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म का, इन तीनों के बारे में क्या क्या एक्टोडर्म से बनेगा, मीजोडर्म से क्या बनेगा और एंडोडर्म से क्या बनेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्टोडर्म की। एक्टोडर्म का निर्माण होता है एपिब्लास्ट की ऊपर वाली सतह से। तो एपिब्लास्ट से एक्टोडर्म बना। अब एक्टोडर्म से क्या क्या चीज़ बनेगी? पहला है एपिडर्मिस, इरेक्टर पिल्लाई मसल। ये इरेक्टर पिल्लाई मसल क्या होते हैं? ये अपने चमड़ी पर पाए जाने वाले जो बाल हैं, वो आपने देखा होगा डर की स्थिति के अंदर सीधे खड़े हो जाते हैं, रूह कांपना, वो ये इरेक्टर मसल्स, पिल्लाई मसल्स करते हैं। ये एक्टोडर्म द्वारा बने होते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल मेड्यूला, आँख के विभिन्न अंग, आइरिस मसल, रेटिना, लेंस, कॉर्निया, कॉन्जक्टिविट, लैक्रिमल ग्लैंड और विट्रस ह्यूमर, ये सब एक्टोडर्म द्वारा बने होते हैं। और द टर्मिनल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, हेयर्स, बाल, नर्वस सिस्टम, नाखून, दांत का एनिमल, बाह्य कान, आंतरिक कान, श्वेत व ऑयल ग्लैंड्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आउटर लेयर ऑफ लेबिया माइनरा और मेजोरा और लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम, ये सब बनते हैं एक्टोडर्म द्वारा। मीजोडर्म द्वारा सर्वप्रथम मीजोडर्म बनती किससे है? ये एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के मध्य में जो जनन स्तर पाया जाता है उसे मीजोडर्म कहते हैं, और ये दोनों के बीच के अंदर पाई जाती है। मीजोडर्म सभी मसल्स का निर्माण करती है, सिर्फ आँख की आइरिस मसल को छोड़कर। मीजोडर्म द्वारा विभिन्न कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कार्टिलेज, बोन्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स आते हैं, उन सारों का निर्माण
इस मीजोडर्म द्वारा ही होता है। दांत का डेंटाइन, एलिमेंट्री कैनाल का ऊपरी हिस्सा, हृदय, ब्लड वेसल्स, स्प्लीन, किडनी, यूरेटर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनेड्स, कोरोइड्स, क्लेरा, सिलरी बॉडी, आइरिस, सिलोम, नोटोकॉर्ड व रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र पूरा मीजोडर्म द्वारा बना होता है, एक्सेप्ट मनुष्य में पाए जाने वाला प्रोस्टेट, वो मीजोडर्म का नहीं होता। इसी प्रकार जब एंडोडर्म की बात करेंगे तो एंडोडर्म का निर्माण होता है हाइपोब्लास्ट लेयर से। ये नीचे वाली जो लेयर एपिब्लास्ट के जो नीचे पाई जाती है हाइपोब्लास्ट, उसके द्वारा एंडोडर्म बनता है। इस एंडोडर्म से बनने वाले क्या क्या अंग हैं? एपिथेलियल लेयर ऑफ लंग्स, जीआई ट्रैक्ट अपना पूरी, लीवर, पैनक्रियाज, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, मध्य कान, इस्चुरिन ट्यूब, गट और सारे विसरल ऑर्गन्स जो सीलोम में पाए जाते हैं, वो सारे विसरल ऑर्गन्स इस एंडोडर्म द्वारा बनते हैं। तो आज अपन ने मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का दोनों एपिबॉली और एम्बॉली और ये फेट ऑफ जर्मलेस किया है। कल का व्याख्यान जो अपना रहेगा वो जो मैंने एम्बॉली बताया है उसके जो 7 विभिन्न प्रकार बताए हैं उनके ऊपर चर्चा रहेगी। आशा करता हूँ आज जो इसका मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ वो आप निश्चित रूप से ध्यान से करेंगे। जो मैंने कुछ बोला है और डायग्राम दिखाया है, और यही डायग्राम और यही पेजेस मैं आपको पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पर दूंगा। आप उनको वहाँ लेकर उतार सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों की कई शिकायत आई है कि जो ये वीडियो बनता है इसमें इमेज ब्लर होती है, ज़्यादा साफ नहीं देता। इसलिए मैं पीडीएफ के रूप में ये सारे पेजेस जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, जो मैंने लिखा हुआ बताया है, वो सारा विस्तृत रूप से आपको दूंगा।